शिवनगर राज्य के छोटे से गांव में सुरेश और मुकेश नाम के दो भाई रहा करते थे। वो दोनों के शान थे। सुरेश जहां मेहनत में विश्वास करता था, तो वहीं मुकेश हमेशा सुखी रहने और काम ना करने के बहाने ढूंढता। एक दिन मुकेश अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे जाकर बोली, अरे यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो, वहाँ तुम्हारा छोटा भाई फसल काट रहा है। तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली। समझ गई, लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से ज्यादा होगी। मुकेश भागते हुए अपने भाई के खेत में जाकर गुस्से से बोला, माता पिता के देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई सुरेश के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लगता है मेरे खेत में ही कुछ खराबी है। मुकेश घर पर जाकर दोबारा सो गया। अगले दिन मुकेश का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया दिमाग खराब करने? एक तो ये गांव वाले ना ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर मुकेश ने दरवाजा खोल दिया। मुकेश के सामने एक मोटा व्यक्ति दो दुबले पतले व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे मुकेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम से मुझसे 50,000 रुपए उधार ली थी। तुम्हारे पिता ने कहा था कि मुकेश मेरा पैसा लौटा देगा। मैं वही वापस लेने आया हूँ। अरे मजूमदार भाई, लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। पिताजी ने मुकेश नहीं बल्कि सुरेश कहा होगा। मेरा भाई सुरेश तो सामने वाले घर पर रहता है। पिताजी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। ओ भाई साहब, माफ करना मुकेश, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई का नाम एक जैसा लगता है ना, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। महाजन दो व्यक्तियों के साथ तुरंत वहां से चला गया। जान बची तो लाखों पाए, वापस लौट के घर तो आए। अब मेरा सारा कर्जा सुरेश चुकाएगा। महाजन तुरंत सुरेश के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगा। सुरेश दरवाजा खोलकर महाजन से बोला, अबे क्या है, पागल हो गया है क्या? दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। 1 साल होने को आया है, आज तो 50,000 रुपए लिए बगैर नहीं लौटूंगा, बताए दे रहा हूँ। चलो अब निकालो मेरे रुपए, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, कहीं तू नशे में तो नहीं है? रात को बिस्किट के साथ डिटॉल खा के सोया था क्या बे? मैंने कौन से रुपए लिए बे तेरे से? देखो सुरेश, 50,000 रुपए के लिए अपना ईमान खराब मत करो। और मैंने कोई बिस्किट के साथ डिटॉल के नशे नहीं किए हैं। अरे भाई, मगर कौन से पैसे? मैंने तुमसे कब और कहाँ पैसे लिए? तुमने नहीं लिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तो लिए थे ना तुम्हारे नाम पर। ओ भाई, मैंने पैसे नहीं लिए थे, बल्कि मुकेश ने लिए थे, समझा? मुझे आज तक किसी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ी। अब जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सुरेश अंदर चला जाता है। महाजन अपने दोनों साथी से बोलता है, अरे लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ उसने तो बताया कि सुरेश मेरे पैसे लिए हैं। ये क्या गोलमाल है भाई? हैं? ये चल क्या रहा है? जब इन दोनों ने पैसे नहीं लिए तो फिर मेरे पैसे गए कहाँ? मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के दो साथियों में से एक साथी बोला, महाजन जी, मुझे लगता है जहां हम पहले गए थे ना मुकेश, उसी ने पैसे लिए होंगे। लेकिन वो तो मना कर रहा है। मेरे पास एक उपाय है। इतना बोलकर महाजन का दूसरा साथी महाजन की कान में कुछ बताने लगा। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुमने अच्छा उपाय दिया है, कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहाँ से, आप देखता हूँ कैसे बचते हैं ये दोनों। अगले दिन सुबह फिर से महाजन मुकेश के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मुकेश दरवाजा खोलकर महाजन से गुस्से में बोला, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए, बल्कि सुरेश ने लिए हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या बे, जो बार बार मेरे पास आए जा रहे हो पैसे मांगने? मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, दरअसल बात यह है कि कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। मैंने कल हिसाब में देखा कि तुम्हारे पिताजी ना जिस जमीन को गिरवी रखकर पैसे लिए थे ना, वो 50,000 रुपए उन्होंने चुका दिए थे। लेकिन वो जमीन के कागजात लिए बिना ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं वो जमीन के कागजात वापस करने आया हूँ, लेकिन मैं ये जमीन उसी को दे सकता हूँ जिसके नाम पर तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पैसे लिए थे। ये सुनकर मुकेश खुश होता हुआ बोला, अरे अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तब से बकवास किए जा रहे हो। मेरा नाम ही मुकेश है, पिताजी ने मेरे नाम पर ही तुमसे पैसे लिए थे। मैंने ही कहा था उनसे, लाओ लाओ मेरी जमीन मुझे वापस कर दो, लाओ। ये सुनकर महाजन अपने दोनों साथियों से बोला, यही है मुकेश लाल, इसी से तुम्हें मेरे पैसे वसूलनी है।
अब कैसे वसूलने हैं ये तुम जानो, लेकिन आज मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना कहकर महाजन वहां से चला गया और महाजन के दोनों साथी मुकेश को बुरी तरह से पीटने लगे। मुकेश चिल्लाते हुए बोला, अरे बाप रे बाप, बचाओ मुझे इन बकासुर से, मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ। इतना बोलकर मुकेश ने तुरंत 50,000 रुपए उन दोनों को पकड़ा दिए। वो दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। अगले दिन मुकेश अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका भाई सुरेश दौड़ते हुए वहां आया और उसे बोलने लगा, भैया भैया ये देखिए मुझे क्या मिला है। मुकेश ने देखा कि सुरेश के हाथ में एक चमकदार हीरा था। वो तुरंत सुरेश से बोलता है, अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने किसी से चुराया है क्या? अरे भैया मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ कि मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी में पड़ी। ये उसकी नीचे दबा हुआ था। फिर मुकेश अपने मन में बोला, इसका मतलब वहां पर और भी हीरे होंगे। हीरा बेटे, ऐसा भी हो सकता है वहां पर हीरो की खदान भी हो। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब क्या करूं मैं? सुनो सुरेश मेरे भाई, एक बात मैंने तुमसे बहुत सालों से छुपाई हुई थी। कौन सी बात भैया? कौन सी बात आपने मुझसे छुपाई हुई थी? माता पिता के जाने के बाद मेरे मन में ज़्यादा लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की ज़मीन भी हड़प ली थी भाई। लेकिन मुझे मनी मन बहुत पछतावा है। मुझे बहुत ख़राब लगता था कि मैंने अपने छोटे भाई की ज़मीन छीन ली। उस बात का भैया मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि आपकी हरकतें वैसी थी इसलिए। मगर कोई बात नहीं, आपके पास ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद भी मेरी फसल आपसे ज़्यादा उगती है। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हो? मुझे प्रायश्चित करना है। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। कैसा प्रायश्चित भैया? देखो सुरेश, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से की सारे खेत की ज़मीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की ज़मीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से खेत में खेती कर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूँ और मेरे मन को शांति मिले। देखो तुम चिंता मत करो, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। हाँ थोड़ी समस्या ज़रूर आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सुनकर सुरेश चौंक गया और अपने मन में बोला, मैं समझ गया, ये भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। इनको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्या? बहुत होशियार बन रहे हैं ये सोच रहे होंगे कि इस खेत के हीरे मेरे खेत में और भी होंगे, खेत खोद कर ये बाकी हीरे भी निकाल लेंगे। सुरेश गुस्से से मुकेश से बोला, भैया जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप बेवजह अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते हैं? अचानक से आप चमन चलाक से इतने सीधे कैसे हो गए? हाँ मुझे तो गड़बड़ लग रही है। प्रायश्चित करने के लिए, ताकि मैं अपनी सारी पाप धुल सकूं और मेरा मन हल्का हो जाए। देखो आप मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं हल्का होना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा भैया, आपको जो करना है वो करो। मुकेश अगले दिन से ही सुरेश की खेत में हल चलाने लगा। कुछ ही दिनों में मुकेश ने सारी खेत खोद डाली, लेकिन उसे एक भी हीरा न मिला। उसकी सारी अकड़ी निकल गई। वो बोला, हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इतने दिन पार हो गए, मैं तो वापस वहीं पर आके खड़ा हो गया जहां से चला था। अब मैं क्या करूं? हाय, इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं। खोद खोद के मेरा पूरा हाथ लाल हो गया, पीठ दर्द करने लगा और एक भी हीरा हाथ नहीं आया। हाँ, पूरी खेत खोद डाली। तभी सुरेश दौड़ता हुआ एक मटका लेते हुए अपने भाई के पास आया। भैया भैया ये देखो मुझे क्या मिला। मुकेश ने देखा कि वो मटका गोल्ड कॉइन से भरा था। अरे ये मटका तो गोल्ड कॉइन भरा हुआ है, ये तुम्हें कहाँ मिला? और तुम्हें ही क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं? खेत तो मैं खोद रहा हूँ। क्योंकि मैं आपकी तरह पनौती नहीं हूँ भैया। क्या हुआ, मैं आपके खेत में हल चला रहा था कि तभी जमीन खोदते वक्त कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। भैया देखो, ये सोना कितना चमकता है, मेरी तो आंखें ही चौंधिया जा रही हैं। ये सुनकर मुकेश बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, अरे आंखें तो चौंधिया जाएगी ना, पहले हीरे और अब सोना। तू खेत खोदता है या खदान? हाँ, अब बस बहुत हुआ। हम दोनों आख ही माँ बाप के संतान हैं। मैं तुझसे उम्र में भी बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत इतनी बुरी है। आज तक कभी भी मुझे धन लाभ नहीं हुआ। क्योंकि भैया आप काम चोर हो और हमेशा बैठे बैठे अमीर बनने के सपने देखते रहते हो। भैया अगर आप भी मेहनत से काम करोगे तो आपको भी धन लाभ जरूर होगा। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं समझ गया।
मुझे पता चल गया कि क्यों मेरी किस्मत नहीं चमकती, क्यों बार बार तुझे ही धन लाभ होता है, मुझे नहीं। मैं पनौती हूं इसलिए नहीं, बल्कि हमारे नाम में ही खराबी है। अगर हम दोनों अपना नाम अदला बदली कर ले तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आज से मेरा नाम सुरेश है और तुम्हारा नाम मुकेश है, समझे? अरे ये क्या पागलपन है भैया, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। मेहनत करो मेहनत, ये सब बकवास करने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। तू फिर से ज्ञान देने लग गया। मैंने तय कर लिया है, आज से और अभी से मेरा नाम सुरेश है और तुम्हारा नाम मुकेश है। तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा कि तू हीरा और सोना चोर है। देखो भैया, मुझे ना ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है, ठीक है? आप चाहो तो इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं आप रख लो, ठीक है? लेकिन ये फालतू का मत करो। माना कि आप में दिमाग कम से, लेकिन हो तो आप ही बड़े। हाँ, नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। अब मैंने अपना नाम सुरेश रख लिया तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य जरूर पलट जाएगा। ये सारा सोना तुम ही रख लो। और हाँ, जब कल मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तो मेरे पास भीख मांगने नहीं आ जाना। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। जैसी आपकी इच्छा भैया, जो करना है वो करो। और वैसे भी इतने सालों में तो अमीर हो नहीं पाए, तो नाम बदले से क्या ही अमीर होंगे आप। क्या हुआ भैया, जल गई क्या? इतना बोलकर सुरेश वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर के समय मुकेश अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अब तो मैंने अपना नाम भी सुरेश रख लिया है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। अब मैं और क्या नाम रखूं अपना? कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं अब कौन आ गया। इतना बोलकर मुकेश ने घर का दरवाजा खोल दिया। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति मुकेश के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? देखने में तो ओल्ड मैन लग रहे हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए जो है बहुत बुरी खबर है मुकेश। बुरी खबर? यार अब क्या हुआ होगा? लेकिन एक सेकंड, मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब मुकेश नहीं बल्कि सुरेश हूं। ले बेटा, तो फिर मैं ये दुखी खबर क्यों सुनूं? जब मेरा नाम ही मुकेश नहीं है, मेरा इस दुख से क्या लेना देना? देखो भाई, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम मुकेश नहीं बल्कि सुरेश है। मुकेश मेरे सामने वाले घर पर रहता है। तुम्हारा जो भी बुरा खबर है वो उस मुकेश को जाकर सुनाना। अब आप जा सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया और सुरेश के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। सुरेश ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। माफ कीजिएगा ओल्ड मैन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है मुकेश। सुरेश कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई और वो अपने मन में बोला, मेरा नाम तो आज से मुकेश है, मतलब ये बुरी खबर मुकेश भैया के लिए है। अरे यार, पता नहीं अब क्या किया होगा भैया ने। क्या बुरी खबर है बताइए, मैं ही मुकेश हूँ। मुकेश, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का जो है निधन हो गया है। उन्होंने शादी नहीं करी थी, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उनका कारोबार बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले मुकेश मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। तुम्हारी तो नौटरी निकल गई बेटा। हाँ, क्या ये क्या बक रहे हो चाचा? चाचा जी ने सारी संपत्ति मुकेश मतलब कि मेरे नाम कर दी, लेकिन क्यों मेरे ही नाम क्यों करी? सुरेश के नाम भी तो कर सकते थे, वो भी तो उनका भतीजा है। ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। सुरेश तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, वो आराम से कमा लेता है। मगर उसका जुड़वा भाई जो है यानी कि मुकेश, वो एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता, हमेशा पलंग तोड़ता रहता है, दिन भर सोता रहता है। उन्हें तुम्हारा बहुत बुरा लगता था बेटा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी ताकि गरीब का कुछ भला हो जाए। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है और लंगर भी चलाना है। सुरेश उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां से चल दिया। सामने मुकेश अपने घर की खिड़की से सुरेश को जाते हुए देख रहा था। मूर्ख कहीं का, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। और मेरा भाई तो है ही गधा, किसी के साथ कहीं भी चल देता है। पता नहीं कहाँ लेके गया होगा उसको। इतना बोलकर मुकेश फिर से घोड़े बेचकर सो गया। कि तभी उसके घर का दरवाजा फिर से कोई खटखटाने लगा। अरे यार, अब कौन आ गया? सच में इस गाय में बिल्कुल भी शांति नहीं है। आज पूरे गांव को मुझसे ही काम है क्या? हर 2-2 मिनट में कोई ना कोई आते ही रहता है। इतना बोलकर मुकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा कि एक सैनिक खड़ा था। क्या तुम्हारा ही नाम सुरेश है? सैनिक को देखकर मुकेश चौंकते हुए अपना असली नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई। मुकेश सैनिक से बोला, मेरा ही नाम सुरेश है। कहिए, क्या बात है सैनिक जी? महारानी ने तुम्हें राजमहल बुलाया है, कुछ काम है उन्हें तुमसे। चलो। लेकिन
महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? सैनिक जी, मैं आज तक किसी के काम आया नहीं हूं। वैसे खबर पक्की तो है ना? देखो, महाराज विक्रम किसी विशेष कारण से राज्य के बाहर गए हैं, इसलिए राज्य का सारा काम महारानी कलवी देवी ही संभाल रही हैं, समझे? उन्होंने तुम्हें बतौर मेहमान अपने महल में बुलाया है ताकि वो अपनी राज्य की जनता की सेवा कर सके, और महारानी तुम्हें उपहार भी देंगी। अब जल्दी चलो। ये सुनकर मुकेश के मन में लड्डू फूटने लगे। वो खुश होता हुआ बोला, अरे वाह वाह, क्या बात है, नाम बदलते ही मेरे तो दिन ही बदल गए। बेटा सुरेश, अब तो देख, बहुत मजाक उड़ा रहा था ना मेरा। क्या कह रहा था? नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। महारानी ने बुलाया है, इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। मुकेश तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल चला गया। उसने देखा उसके अलावा कुछ किसान और खड़े हुए थे। रानी कलवी देवी मुकेश की ओर देखकर बोली, तुम्हारा ही नाम सुरेश है ना? जी हाँ महारानी, मेरा ही नाम सुरेश है। कहिए, क्या उपहार है मेरे लिए? अभी पता चलेगा। मुझे सूचना मिली है तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी और ज्यादा फसल होती है। क्या ये सत्य है? मुझे जो सूचना मिली है सही है या गलत? मुकेश अपने मन में बोला, ये मूर्ख रानी भी मुझे सुरेश ही समझ रही है। किसी का तो दिमाग ही नहीं है यहाँ पर। एक नाम बदलने पर इतना फायदा? क्योंकि सुरेश के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है ये कलवी महारानी मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देगी। लगता है ये मुझे उपहार में जमीन देगी। आपने बिल्कुल सही सुना है महारानी, मेरी ही खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी उगती है। लाइए लाइए, क्या उपहार है मेरे लिए? मुकेश ने इतना कहा ही था कि तभी रानी कलवी देवी क्रोधित हो जाती है और फड़फड़ाते हुए अपने सैनिकों से बोली, इसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाएं और साथ में नमक भी लगा देना इसके पीठ पर। ये क्या बक रही हो महारानी? आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? पागल वागल हो गई हो क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। तुम्हारी फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है, इसके बावजूद तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। तुमने नियम पता नहीं है क्या? पहली बार रहने आ रहे हो क्या तुम? राज्य कोष खाली हो चुका है, तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा, और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया उसकी सजा बतौर तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे, ताकि कोई भी ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सके। देख क्या रहे हो मुझे? इतनी खूबसूरत नहीं हूँ मैं, मारो उसे। रानी कलवै देवी का आदेश सुनकर सैनिक मुकेश पर कोड़े बरसाने लगे। मुकेश दर्द से फड़फड़ाते हुआ खुद से बोला, हाय रे, मेरा उल्टा भाग्य। मैं जब भी पहाड़ खोदता हूँ मेरे हिस्से में चुईया ही निकलती है। अब क्या मैं कब्र खोदूं तब मेरा भाग्य पलटेगा? कुछ ही समय में मुकेश जमीन पर लेटा हुआ था। जाओ और 10 वर्षों का लगान लेकर आओ। अभी और इसी वक्त अगर तुमने लगान नहीं दिया ना, तो अगली बार 10 की बजाय 100 कोड़े मरवाऊंगी, समझे? ये सुनकर बेचारा मुकेश रोता हुआ अपने घर पर आ गया कि तभी अचानक से उसका भाई वहां पर आ गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, वो जो नट्टू चाचा थे ना, उनका निधन हो गया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, लेकिन आपने तो अपना नाम ही बदल लिया। इस चक्कर में इश्क में चला गया था आपकी जगह पर। ये सुनकर मुकेश फूट फूट कर रोने लगा। मुकेश रोते हुए सारी घटना बताने लगा। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है कि नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता, मेहनत से बदलता है। मैं दिन भर पलंग तोड़ता था और तो काम करता था, इसलिए तेरा भाग्य इतना अच्छा है। भैया आप चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। भैया, भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से नफरत नहीं करता, खुद पे विश्वास रखता हो और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करता है। चाचा जी ने सारी संपत्ति जाने से पहले आपके नाम की है, इसलिए उनकी सारी संपत्ति पर आप ही का हक है। भैया, आपका भाग्य पलट गया, आप भी अब धनी हो गए। मुबारक हो भैया। अपनी भाई की बात सुनकर मुकेश मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद से वो सुधर गया।